नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई सालों से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट का हिस्सा है या उसको ग्रे लिस्ट किया गया है FATF के द्वारा। आज के सेशन में हम बात करेंगे, हाल ही में एक मीटिंग शुरू हुई है FATF की, जिसमें ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पाकिस्तान शायद FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है। क्या है FATF, लिस्ट कौन कौन सी होती हैं, क्या उसके रिपरकशंस होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। व्हाट इज़ FATF ग्रे लिस्ट पाकिस्तान इज लाइकली टू बी टेकन आउट ऑफ, वाई इज इंडिया वॉचिंग क्लोजली, भारत इसको इतना ध्यान से, भारत इसको लेकर इतना एक्टिव क्यों है या क्यों इसको बहुत ध्यान से भारत फोकस कर रहा है इस पर। FATF की मीटिंग आज से 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, अब उसे बाहर आने की उम्मीद। 206 मेंबर करेंगे फैसला, मतलब 206 मेंबर्स मिलकर इस चीज़ पे डिसीजन लेंगे कि क्या पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है या नहीं। इन्हीं के बारे में और डिटेल में हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। मेरी सभी क्लास की PDFs, शेड्यूल्स, सभी टाइम एक्सेट्रा के लिए। साथ ही आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। क्लास के टाइमिंग्स होते हैं सुबह 10:30 बजे। दीज आर स्पेशल क्लास टाइमिंग्स, जहाँ पर क्लास में आप आकर सिर्फ एनरोल करके विद दी कोड आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की मीटिंग होने वाली है पेरिस में इस हफ्ते, और ये माना जा रहा है कि शायद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ये अभी डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है। पाकिस्तान वॉज इन 2018 प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट फॉर फेलिंग टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। सो FATF बेसिकली यही सब चीज़ें देखता भी है, ऑब्जर्व भी करता है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, और उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रीज़ को कैटेगराइज करता है इन द लिस्ट्स। एग्जैक्टली क्या क्या है इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है FATF की, क्योंकि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया, चेक नहीं कर पाया है अपने स्तर पर। एज पर डॉन जो न्यूज़पेपर है, Pakistan was placed in the increased monitoring list in June 2018. Now this grey list is also known as increased monitoring list, मतलब जिसकी ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाती है, उस लिस्ट का हिस्सा है जून 2018 से फॉर डेफिशिएंसीज इन इट्स लीगल, फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, जुडिशियल, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों में ये फाइट नहीं कर पा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को, और ना ही टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट कर पा रहा है, उसको भी मिटिगेट नहीं कर पा रहा है, विच इज़ कंसिडर्ड सीरियस थ्रेट टू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। और ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए काफ़ी सीरियस थ्रेट माना जाता है। ठीक है, तो क्या है FATF? FATF 1989 में इसको स्टैब्लिश किया गया था G7 देशों के द्वारा, पहली बार इसकी स्थापना हुई। इसके फिलहाल 39 जो देश हैं वो मेंबर्स हैं। पेरिस में इसके हेडक्वार्टर हैं, हर 3 साल में इनकी मीटिंग होती है। ठीक है, 1990 में पहली बार सिफारिशें लागू होना शुरू हुई थी कंट्रीज़ को लेकर, फिर 96 से 2012 तक 4 बार इस एक्ट को अपडेट किया जा चुका है। 2010 से भारत FATF का मेंबर है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया FATF के बारे में। चलिए अब एक एक करके समझते हैं एग्जैक्टली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, FATF क्या है। तो ये एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग की तरह काम करता है। मतलब वैश्विक स्तर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है हम सभी जानते हैं उसको, और टेरर फाइनेंसिंग मतलब टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए पैसा पहुंचाना, ठीक है, उसका एक वॉचडॉग की तरह काम करता है वैश्विक स्तर पर FATF। ऑर्गेनाइजेशन ये स्टैब्लिश हुई थी इसको स्टैब्लिश किया था G7 राज्यों ने G7 समिट में, दैट वाज हेल्ड इन पेरिस इन 1989। 1989 में पेरिस में जब G7 का समिट हुआ, उसमें इसको स्टैब्लिश किया गया इन रिस्पॉन्स टू माउंटिंग कंसर्न्स ओवर मनी लॉन्ड्रिंग। जितना मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी उस कंसर्न को संज्ञान में लेते हुए इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था। ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, जिसका उद्देश्य है कि प्रिवेंट किया जा सके इस तरह की किसी भी इलीगल एक्टिविटी को जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, चाहे वो टेरर फाइनेंसिंग हो या वो मनी लॉन्ड्रिंग हो एटसेट्रा। ठीक है, ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी की तरह भी काम करती है, जहाँ पे FATF जो है काम करती है नेसेसरी पॉलिटिकल विल को जनरेट करने में। मतलब जो भी देश इस तरह की एक्टिविटीज़ में संलग्न है, वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, उनको थोड़ा और ज़्यादा जागरूक किया जाए, उनको एक्टिव किया जाए, ताकि वो अपने देश के स्तर पे, अपने लेवल पर इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके। ठीक है, ये काम करने में
एंड ऑल्सो टू ब्रिंग अबाउट नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इन दीज एरियाज, मतलब अपने स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर नेशनल लेजिस्लेटिव लॉज आएँ या रेगुलेशंस आएँ, रिफॉर्म्स आएँ इन सब एरियाज़ में, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो भी चीज़ें हैं, टेरर फाइनेंसिंग जैसी जो चीज़ें हैं जो अलग अलग स्तर पे सोसाइटी को एज अ होल नुकसान पहुंचाती हैं, उनमें रिफॉर्म्स लाए जा सकें। FATF ने डेवलप किया है FATF रिकमेंडेशंस या फिर FATF स्टैंडर्ड्स। ये FATF के द्वारा डेवलप किए गए हैं जो इंश्योर करते हैं कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स, कि सभी आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे ताकि हम जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, करप्शन है या टेररिज्म है, उससे बचाया जा सके पूरे विश्व को। अलग अलग देशों का साथ में सहयोग करके काम करना बेसिकली। तो ये है FATF। अगर हम लिस्ट की बात करें तो FATF की मेजरली 2 लिस्ट की हम बात करेंगे, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट जिसमें कि अभी फिलहाल पाकिस्तान है, जिससे बाहर निकलने की बात हो रही है, ये वो देश हैं जिनको कंसिडर किया जाता है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं टेरर फंडिंग को, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न होने में या उसको बढ़ावा देने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इनको ऐसे देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें इस इंक्लूजन से एक तरह से एक वार्निंग आ जाती है इन कंट्रीज़ के लिए कि अगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं रोका या रेगुलेट नहीं किया अपने स्तर पर, लॉज बनाकर, लेजिस्लेशंस लाकर, तो कंट्री को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। अब इसके क्या रिपरकशंस होते हैं वो भी हम बात करेंगे अभी। ग्रे लिस्टिंग मीन्स FATF हैज़ प्लेस्ड अ कंट्री अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग। बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग होगी उसकी, जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, मतलब एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग हो जाएगी। तो ग्रे लिस्ट का मतलब एक्स्ट्रा इंक्रीज मॉनिटरिंग भी हो गई। ठीक है, अंडर टू चेक इट्स प्रोग्रेस ऑन मेजर्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, चेक करने के लिए कि क्या वाकई में वो लोग स्टेप्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं इनको सुधारने के लिए। द ग्रे लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। नाउ अगर मार्च 2022 की बात करें तो फिलहाल 23 देश ऐसे हैं जो FATF की इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट में हैं, जिसमें पाकिस्तान, सीरिया, टर्की, म्यांमार, फिलीपींस, साउथ सूडान, युगांडा एंड येमेन, ये राष्ट्र इंक्लूडेड हैं जो ग्रे लिस्ट का हिस्सा हैं फिलहाल। ब्लैक लिस्ट की अगर हम बात करें तो ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज़ आती हैं जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ हैं, मतलब वो बिल्कुल सहयोग नहीं करती हैं और मतलब ना तो कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं ना टेरिटरीज़, मतलब कंट्रीज़ या टेरिटरीज़ बेसिकली, जो भी ऐसे एरियाज़ हैं जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं टेररिज्म को कॉम्बैट करने में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में, उनको रेगुलेट करने में, तो ऐसी कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये कंट्री सपोर्ट करती हैं टेरर फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को। FATF रिवाइज करता रहता है अपनी ब्लैक लिस्ट रेगुलरली, ठीक है, एडिंग और डिलीटिंग एंट्रीज। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक कंट्री अगर ब्लैक लिस्ट का हिस्सा बन गई तो हमेशा ब्लैक लिस्ट में रहेगी, ऐसा नहीं होता। ये अपडेट होता रहता है। अगर कंट्रीज अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, अपनी रेगुलेशंस हैं या लॉज हैं, उनमें सुधार लाती है और मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करती है, तो ऐसे में इट कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो फ्रॉम द ब्लैक लिस्ट एंड द ग्रे लिस्ट, जो मैं आपको पाकिस्तान का बता ही रही हूँ अभी, है ना। सो फिक्स नहीं है कि एक बार कोई कंट्री चली गई तो यहीं पर रहेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ऐड किया था जून 2018 में, क्योंकि वो कमियां थी उनके लीगल सिस्टम में, फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम में, इन्वेस्टिगेशंस में, प्रोसिक्यूशंस में, जो भी जुडिशियल नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, सब जगह से कमी आ रही थी, जहाँ पे वो फाइट नहीं कर पा रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग को, और वो टेरर को भी नहीं, टेरर फाइनेंसिंग को भी कॉम्बैट नहीं कर पा रहा था पाकिस्तान उस समय, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को एक थ्रेट की तरह था। ये एक तरह से सामने से बिल्कुल एकदम हानि पहुंचाने वाली स्थिति है, नुकसानदायक है ग्लोबल फाइनेंसिंग सिस्टम के लिए, तो इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया था 2018 में। पाकिस्तान ने उसके बाद से काफ़ी हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट्स लाने की कोशिश की है, दिए भी हैं कि भाई हम इम्प्रूव करेंगे इनको एड्रेस करने के लिए इन डेफिशिएंसीज़ को, जिसमें पाकिस्तान को इनिशियली 27 पॉइंट एक्शन प्लान कहा गया था, जिसमें उनको इन सब चीज़ों को कवर करना था। बाद में इसको बढ़ाकर 34 पॉइंट का एक एक्शन प्लान कर दिया गया कि आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप यहाँ से इस लिस्ट से बाहर आ सकते हो। तो ये कमिटमेंट भी पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं। अभी देखना है कि जो रिसेंटली जो मीटिंग हो रही है और जो रिवाइज किया गया है और जो भी ऑब्जर्वेशंस रही हैं FATF की, उसके बाद क्या स्थिति होती है वो आने वाले समय पर पता लगेगा हमें। नाउ पाकिस्तान बहुत ही कोशिश कर रहा है, विग्रेसली काम कर रहा है FATF के साथ, और ये कह भी रहे हैं कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं अपने लीगल और फाइनेंशियल सिस्टम को और ज़्यादा
एफिलिएट करने की और ज़्यादा बेहतर बनाने की, ताकि काम किया जा सके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कमिटमेंट बताया जा रहा है कि वो रेगुलरली काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इस कंसर्न में उसको वो मीट करें। ठीक है, जो भी रिकमेंडेशंस दी हैं 40 मतलब पहले 27 थे, फिर 34, बाद में बढ़ाकर 40 रिकमेंडेशंस थी FATF की तरफ से जो पाकिस्तान को फुलफिल करनी थी कि आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो 27 पॉइंट एक्शन प्लान, फिर 34 एंड देन 40। तो इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम रेगुलरली विगरसली काम कर रहे हैं FATF की तरफ, हम प्रयास कर रहे हैं कि अपना लीगल और फाइनेंशियल सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें ताकि हम इन मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। अगर पाकिस्तान के FATF बैकग्राउंड की बात करें तो 2009 से 2012 तक पाकिस्तान वॉज इन दी ब्लैक लिस्ट में था, 12 से 15 ग्रे लिस्ट में, 15 से 18 पाकिस्तान को RFU विच इज़ रेगुलर फॉलोअप लिस्ट में रखा गया, जहाँ पे फॉलोअप होता है, देखा जाता है कि कंट्री ने काम किया है कि नहीं किया, पूरी उसके मेजर्स चेक किए जाते हैं। 18 से 22 फिर से ग्रे लिस्ट, और अभी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर ये डिसीजन आ जाता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा तो दोबारा से पाकिस्तान को रेगुलर फॉलोअप में डाल दिया जाएगा। ये पाकिस्तान का बैकग्राउंड रहा है FATF का। नाउ क्या चांसेस हैं कि पाकिस्तान बाहर आ सकता है? नाउ पाकिस्तान काफ़ी समय से ग्रे लिस्ट पर है और ये बहुत मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के लिए कि इस्लामाबाद है ना, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल एड ले IMF से या वर्ल्ड बैंक से या ADB से या यूरोपियन यूनियन से। देखिए ये इम्पैक्ट है या ये रिपरकर्शन होता है अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है या ब्लैक लिस्ट में है, तो वो जो भी सपोर्ट इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो IMF हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, ADB हुआ या यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा, जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज़ को, यहाँ से सपोर्ट मिलना उनको एक तरह से बंद हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पैसा आपके पास है आप उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी आप टेरर फाइनेंसिंग में जा रहा है वो पैसा या मनी लॉन्ड्रिंग में जा रहा है, तो आपका रेगुलेशंस अच्छे नहीं है, आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में एडिशनल जो सपोर्ट दिया जाता है बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल हेल्प के लिए, वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी ऐसी कंट्री का जो FATF की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये समस्या है जिसकी वजह से जो फिलहाल इस समय पाकिस्तान की जो स्थिति रही है पिछले कुछ समय से, हम सब जानते हैं कि बैंकरप्सी की कगार पर है। ये भी कहा जा रहा था कि श्रीलंका वाली हालत ना हो जाए, तो ऐसे में अगर ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू रहता है पाकिस्तान तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कंट्री को सस्टेन करना, बिल्कुल बैंकरप्सी की स्थिति आ जाएगी हर हालत में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए, जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं, एक 15 मेंबर जॉइंट डेलीगेशन जो था FATF का और इसके सिडनी बेस्ड रीजनल अफिलिएट का, एशिया पैसिफिक ग्रुप का, ये पाकिस्तान की विजिट पर आए थे 29 अगस्त से 2 सितंबर, ये वेरीफाई करने कि क्या कंट्री ने जो भी प्रोमिसेस किए हैं, वो जो 40 रिकमेंडेशंस हैं, उनको कंप्लाई करा है कि नहीं करा है, जिसकी रिपोर्ट अभी इस जो भी मीटिंग फिलहाल चल रही है इसमें उम्मीद है कि डिसीजन लिया जा सकता है। तो इसके लिए ऑलरेडी एक डेलीगेशन आया था पाकिस्तान, जिसने रिव्यू किया है कंटिन्यूएंस को या फिर कंप्लायंस को कंट्री की, और अकॉर्डिंगली दे विल बी टेकिंग अ डिसीजन। सो लेट्स सी, 1-2 दिन में हमें पता लग जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इंडिया इज कीपिंग अ वॉचफुल आई। भारत इसमें थोड़ा परेशान क्यों है, भारत को इससे क्या, एक्चुअली भारत का कंसर्न क्या है? तो भारत के कंसर्न सिंपल है, हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि टेररिज्म को कंट्रोल किया जाए, टारगेट कर रहे हैं टेररिज्म को, और अगर पाकिस्तान का ये जो स्टेट है अगर FATF से बाहर निकल जाता है, स्टिल इट कंटिन्यूज विद टेरर फाइनेंसिंग, क्योंकि ये तो आरोप लग ही रहा है ना, तो ऐसे में तो ये तो बहुत ही दिक्कत वाली स्थिति हो जाएगी भारत के लिए। नॉट इवन दिस, जो जम्मू कश्मीर के LG हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने भी कहा है कि हमारा नेबर इज़ नॉट हैप्पी विद पीस इन इंडिया, वो काफ़ी मतलब वो खुशी नहीं है हमारे यहाँ पे पीस देखकर। एंड द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग विच कंट्री इज एडिंग टेररिज्म, और दुनिया को पता है कि कौन सी कंट्री है जो टेररिज्म को एड कर रही है, सपोर्ट कर रही है, जो आरोप भी लगे जिस वजह से ग्रे लिस्ट में है भी पाकिस्तान। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज विजिलेंट एंड टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शन, तो हमारी मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर संज्ञान लेकर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी। तो इस तरह की हमारा सिंपल कंसर्न, देखिए बहुत ही सिंपल कंसर्न ये है कि बहुत सारे ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आया है और ये कहा गया है कि टेरर फाइनेंसिंग अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल एड नहीं मिल रहा है, बिकॉज ग्रे लिस्ट में बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाता है पाकिस्तान तो ऐसे में फिर से हो सकता है कि जो टेरर फाइनेंसिंग की जो गतिविधियां हैं वो फिर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं, क्योंकि पैसा इनफ्लो होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस।
सो दैट इज़ वन मेजर कंसर्न दैट इंडिया इज़ राइट नाउ हैविंग। अभी हमको देखना होगा कि एक्चुअली में क्या होता है, क्या ग्रे लिस्ट से बाहर आता है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद FATF फिलहाल ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दे पाकिस्तान को, पर इसका इम्पैक्ट फिर से टेररिज्म को बढ़ावा देने में तो नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा हमको, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। सो दोस्तों, दिस वाज द सेशन। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। ये कोड यूज़ करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा विद द बेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। साथ में मैं आपको सपोर्ट करूँगी आपकी प्रिपरेशन में। NDLive10 कोड आप यूज़ कर सकते हो किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए प्लेटफॉर्म पर, प्लस, आइकॉनिक, कॉम्बो, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन या टेस्ट सीरीज़ के लिए सब्सक्रिप्शन, आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए इस कोड को यूज़ कर सकते हो टू अवेल द डिस्काउंट। ठीक है, अभी आपको एक 9 महीने का GS का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, जो कि 24 अक्टूबर तक वैलिड है। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 एंड यू कैन अवेल दिस सब्सक्रिप्शन हियर। साथ में CSAT के लिए भी आपको अर्ली बर्ड प्राइस मिल रहा है फिलहाल 24 अक्टूबर तक। केवल आपको मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 और आप CSAT भी अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बैचेस हमारे शुरू हो गए हैं आज से ही 2023 के लिए। दिस इज़ द अल्टीमेट बैच, जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर सकते हो। कम्पीट इज़ नाउ लाइव, जहाँ पर ना केवल आप ये चेक कर सकते हो कि आपके जो कंटेम्प्रेरीज हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, बट ऑल्सो यू कैन विन अ लॉट ऑफ प्राइजेज हियर विद कम्पीट। अनअकैडमी चैंपियनशिप नवंबर 13 को होने वाली है सुबह 11 बजे। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Also, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आना चाहिए, क्या उसको बाहर कर देना चाहिए? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। That's it from my side. Thank you so much. God bless.